हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आईआर को स्टार्ट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी पीवाईक्यूज़ है उसको ट्रेंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं। एंड ये सेकंड पार्ट होने वाली है वीडियो का। इसके आगे हम फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स भी हमने जो क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड वो भी हमने कवर किए थे। एंड कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए डिस्प्यूटेड रीजन्स के, वो आज हम कवर करते हैं। अब हम देखते हैं 2022 में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फ्लोइंग कंट्रीज अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था उस टाइम पे और ऑलमोस्ट सभी का ही सही भी हुआ था। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर में इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो आप देख के ही बता पा रहे होंगे कि अजरबैजान ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। तो जैसे आप एक को एलिमिनेट करेंगे तो ईजिली आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी आंसर आपका आएगा 3, 4, 5, जो कि है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब हम एक बार मैप देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको हो जाए। तो ये आपका अफ़गानिस्तान है, इसके बॉर्डर कंट्रीज़ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ईरान है, टच कर रहा है। यहाँ से तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। अब देखो किर्गिस्तान नहीं टच कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। एंड यहाँ से चाइना टच करता है, इंडिया का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है जो टच करता है। एंड पाकिस्तान तो आपका है ही। ओके, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। सोर्सेज उन्होंने वही बताया कि एटलस को लेना है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अफगानिस्तान इज़ बॉन्डेड टू द ईस्ट एंड साउथ बाय पाकिस्तान से है, जैसा कि हमने देखा, इंक्लूडिंग दोज एरिया ऑफ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। बट उसको कौन क्लेम करता है? ऑब्वियसली इंडिया उसको क्लेम करता है। एंड टू बी वेस्ट बाय ईरान, ईरान में वेस्ट की तरफ से ईरान के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में वो सेंट्रल एशियन स्टेट जो है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। एनालिसिस देखिए तो अफगानिस्तान वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान इन अगस्त 2021। तो ऑब्वियसली बात है 2021 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान से अपनी जो भी मिलिट्री वगैरह थी वहाँ से उन्होंने विड्रॉवल किया, तो ऑब्वियसली बात है 2022 में वो क्वेश्चन आना ही था और आया भी है। स्कोप ऑफ एलिमिनेशन हमने देखे कि अजरबैजान को हमने रिमूव किया तो बाकी चीज़ें एलिमिनेट हो गई और आसानी से हमारा ऑप्शन सी निकल के आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंडिया और इंडिया के जो नेबरहुड बॉर्डरी डिस्प्यूट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया फेस कर रहा है टेरिटोरियल इश्यूज़ बहुत सारी नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। याद रखो टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं। ओवर द पास्ट 70 ईयर्स देखें हम, इट हैज़ बिन सक्सीडेड टू रिजॉल्व इट्स बाउंड्री डिस्प्यूट इशूज़ ओनली विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका। यानी कि अगर हम 70 साल तक का जो सफ़र है इंडिया का, उस बीच हमने जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे या फिर इश्यूज़ जो थे बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हमने अच्छे से रिजॉल्व कर लिए हैं। बट अभी भी कुछ अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज़ हैं जो कि म्यांमार के साथ लगती हैं इंडिया की, भूटान के साथ कुछ है, एंड चाइना, पाकिस्तान, नेपाल के साथ है, जो भी कुछ टेंशन्स वहाँ पे क्रिएट हो रखी है। बिकॉज उन लोगों का मानना ये है कि इंडिया का पार्ट नहीं हमारा पार्ट होना चाहिए था। बट इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और इंडिया की जो पार्ट है वो इंडिया का ही पार्ट रहेगा, वो उसको कोई और क्लेम नहीं कर सकता। इस चीज़ पे हम अभी भी डटे हुए हैं और हमें यही चीज़ करनी भी है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ कलर कोडिंग है। रेड वाले स्पॉट चाइना के साथ हमारे जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है वो हम देखेंगे। ये आपका ऑरेंज जो है पाकिस्तान के साथ है, ब्लू म्यांमार और ग्रीन नेपाल। तो सबसे पहले हम ये डॉट्स देख लेते हैं। ये वाले जो ऑरेंज डॉट्स है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 70 किलोमीटर 43 माइल लॉन्ग है, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया कंट्रोल कर रहा है। इसकी पूरा बैकग्राउंड हमने कल की वीडियो में देख ही लिया है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि सेंटर माना जाता है मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बट इंडिया ने इसको जब से आर्टिकल 370 हटाया, आप देख सकते हो किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक पर्टिकुलर स्टेट को इंडिया का पार्ट बना दिया, जो कि ऑब्वियसली पहले भी था। बट अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है और अच्छे से अब वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, गवर्नमेंट सेटअप हो गई और अच्छे से वहाँ पे जो लोग हैं उनको एक अपने कह सकते हैं फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब उनका एक तरह से डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा, जो कि इससे पहले अच्छे से हो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका है यस सल्तारो रिज।
सल्तारो रिज की अगर बात करें तो इसको क्लेम कौन करता है? इंडिया एज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था, ये हमने सियाचिन ग्लेशियर के पास ही एक रिज दिखाई देगा, तो ये इंडिया इसको क्लेम करता है। एंड पाकिस्तान भी इसे क्लेम करता है ये बोल के कि ये गिलगित बलूचिस्तान का पार्ट है, बट इंडिया कहता है नहीं, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है और इंडिया इसको क्लेम करता है। इसके बाद देखेंगे सर क्रीक रीजन, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया का ये जो आपका गुजरात वाला रीजन है, यहाँ की साइड आपको देखने को मिलेगा। 96 किलोमीटर का है, 60 माइल, एक स्ट्रिप है वाटर की है, ठीक है, कि वाटर की स्ट्रिप है ये। पाकिस्तान क्लेम्स द लाइन टू फॉलो द ईस्टर्न शोर ऑफ द ईस्टरी वाइल इंडिया क्लेम्स द सेंट्रल लाइन। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्योंकि एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है, तो पाकिस्तान का मानना है कि जो ईस्टर्न शोर है, ठीक है, यानी मान लो एक पर्टिकुलर एस्चुरी है, उसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो पाकिस्तान बोलता है ये जो हिस्सा है यहाँ से हम बॉर्डर मानेंगे, ठीक है, बट इंडिया बोलता है नहीं, हम सेंट्रल लाइन को फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ का डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रेड स्पॉट वाले, जो कि चाइना के साथ है। पहला एक्साई चिन्ह है, जैसे कि हमने देखा था कल की वीडियो में भी। 35,241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? ऑब्वियसली चाइना ही कर रहा है, जो कि हमारा पार्ट है, बट चाइना उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। और ये जो चाइना का जो जिनजान ऑटोनोमस रीजन है, उसका ये पार्ट है। इंडिया कंसिडर करता है इसको एज अ पार्ट ऑफ इट्स यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यानी हमारा जो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है अब। इंडिया का मानना है ये लद्दाख का पार्ट होना चाहिए, ना कि चाइना के शिनजान रीजन का। बट क्योंकि अभी चाइना के पास है, इंडिया की हमेशा कोशिश यही रहेगी किस तरीके से इस एरिया को वापस से अपने अंडर लिया जाए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा देवस्यांग प्लेन्स। अगेन चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है इस पर्टिकुलर प्लेन में। ड्यूरिंग दी 1962 में जो वॉर हुई थी इंडिया चाइना की, तब से आपको देखने को मिलेगा जो देवस्यांग प्लेन है वहाँ पे चाइना की आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है। एंड इंडिया कंट्रोल द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो याद रखो ये पर्टिकुलर अगर प्लेन है तो उसका वेस्ट वाला पोर्शन इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है, बाकी जो है आपका चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कोरिल शिप किला, इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आता है, जो कि इंडिया का ही पार्ट है। नेक्स्ट है डेमचौक चुमार, ये देखेंगे बोथ इन ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, मतलब एक डेमचौक कह लो और दूसरा चुमार, ये दोनों ही ले डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख में जो एक डिस्ट्रिक्ट है ले, उसका एक पार्ट है और इंडिया इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका बाराहती, इसको अगेन इंडिया कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखिए उत्तराखंड में जो रीजन्स है, नेलांग है, कुलाम है, सुमदा है, सांग है, जधांग है, लापथाल है, ये सब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के वहाँ पे आते हैं और इंडिया इसको ऑब्वियसली कंट्रोल करता है। तो ये हमने देखा। अगेन चाइना के साथ एक यहाँ पे भी हमारा डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश में, एंड इसको ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश हमारा ही स्टेट है, उसको इंडिया एडमिनिस्टर करता है और क्लेम करता है चाइना कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। बट चाइना की क्लेम से तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये चीज़ इंडिया का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चाइना का देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रीन वाले पोर्शंस, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। पहला हम देखते हैं यहाँ पे सुस्ता, जो कि 140 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको कंट्रोल करता है नेपाल और इंडिया क्लेम करता है कि ये चीज़ हमारा हिस्सा है। काला पानी, जो कि बहुत फेमस है, डिस्प्यूटेड एरिया है, 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसको क्लेम करता है नेपाल, बट इंडिया इसको अभी एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे म्यांमार कबाऊ वैली, इंडिया म्यांमार का ही डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा ही कवर कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, काबुल वैली हो गया आपका, काला पानी, सुस्ता हो गया, बाराहाती हो गया, उत्तराखंड का रीजन्स हो गया, सर क्रीक यहाँ पे हो गया, साल्तारो हो गया, ट्रांस काराकोरम ट्रैक हमने शायद देखा नहीं है, ये 5,800 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इसको एडमिनिस्टर करता है आपका चाइना। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को 1963 में, एंड इंडिया इसको अपना जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो क्लेम करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हमने देख लिया, कोरिल देख लिया, देवस्यांग देख लिया, सियाचिन देख लिया, एक्साई चिन्ह देख लिया, डेमचौक देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में ही आया था। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर कंट्रीज इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज़ रिसेंटली।
तो चैड है, ग्यूनिया है, लेबनान है, टूनिशिया है। इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, उसी कारण ही न्यूज़ में था, आपको बताना है। तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको ये न्यूज़ पता हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, यानी ओनली 3 पेयर्स। अब ऐसे जो पेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है बहुत से लोगों को ये जानने में कि कौन सा इसमें सही होगा। बट जिन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया होता है कि नहीं, उनको एक चीज़ पता है कि भाई इनमें से कोई एक चीज़ मुझे पता है, तो उस हिसाब से वो इस पेयर वाले क्वेश्चन को ईजी मानते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक किसी किसी को डिफ़िकल्ट लगता है, किसी किसी को ईजी लगता है। बट हमें इन क्वेश्चंस में खासकर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी है कि इसका आंसर यही है, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर देखिए तो हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था। सो एक्सप्लेनेशंस देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से 3 पेयर्स यहाँ पे सही है। तो पहला वाला गलत है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देयर आर रिकरिंग क्लेम्स थे दैट चाइना इज़ बिल्डिंग और अटेम्प्टेड टू क्रिएट, ठीक है, उसका अटेम्प्ट है, वो बिल्ड कर रहा है क्या, एक स्ट्रिंग ऑफ मिलिट्री बेसिस अराउंड द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड में वो जगह जगह अपने जो है या तो अपने बेसिस को बिल्ड कर रहा है या फिर क्लेम कर रहा है, इन द सेंस दैट कि यहाँ पे हमारे मिलिट्री बेसिस होने चाहिए। ऑब्वियसली चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज यूएसए के जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलिट्री बेसिस है, तो इस तरह से यूएसए को काउंटर करने के लिए इन फ्यूचर में वो भी अपने बेसिस को जगह जगह सेटअप कर रहा है। इन द अर्ली दिसंबर 2021 की बात है, मीडिया ने रिपोर्ट्स निकाली कि चाइना जो है बिल्ड कर रहा है पहला अटलांटिक मिलिट्री बेस, याद रखो, फर्स्ट अटलांटिक मिलिट्री बेस इन इक्वेटोरियल गुइना में। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अटलांटिक मिलिट्री बेस की यहाँ पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर ये मैप देखोगे आप अफ्रीका का, तो गुयाना आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर साइट में है, ठीक है। यहाँ पे कही उन्होंने शायद यहाँ पे, हाँ गुयाना, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है अटलांटिक ओशन में है, तो इसलिए अटलांटिक ओशन में, क्योंकि इस साइड आपका पूरा यूएसए आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, तो अटलांटिक ओशन में जाके, ठीक है, ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि वो अटलांटिक रीजन में एक पहला अटलांटिक मिलिट्री बेस बना रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यूएसए की सोवरेनिटी को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरा उससे होगा। तो कहाँ पे बना रहा है, इक्वेटोरियल गिनिया में। तो हैंस पेयर 1 इज़ नॉट करेक्टली मैच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की बात की जाए चाइना के द्वारा, वो चाड में नहीं बनाने की बात की जा रही, वो है इक्वेटोरियल गुइनिया में बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, इक्वेटोरियल गुइनिया में। नेक्स्ट है कि 5 सितंबर 2021 में न्यूज़ आई थी कि प्रेसिडेंट जो है गुयाना के, उन्होंने कैप्चर्ड हो गए हैं बाय द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। यानी ऑब्वियसली गुयाना में क्या हुआ, एक मिलिट्री कूप हुआ है जिसके कारण कंट्री के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया है और मिलिट्री लीडर्स ने डिटेन कर लिया है प्रेसिडेंट को। और इस तरीके से जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अब डिज़ोल्व हो चुकी है, बिकॉज प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है वहाँ के मिलिट्री लीडर्स ने। एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन ने डिक्लेयर किया था कि वो सस्पेंड कर देंगे गुयाना की मेंबरशिप को इन द ब्लॉक। जो भी उनका जो ब्लॉक है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जैसे गुयाना पहले था, तो उससे उसकी मेंबरशिप को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? आफ्टर मिलिट्री जुंटा ओवर थ्रू द गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय गुयाना के अंदर जो मिलिट्री जुंटा था, उन्होंने जो वहाँ पे अच्छे खासी सरकार चल रही थी उसको ओवरथ्रो करने के कारण, अब क्योंकि गुयाना में उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मिलिट्री लीडर्स है, जुंटा के जो मिलिट्री लीडर्स है, उन सब ने वहाँ पे पकड़ बना ली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है कि आप एक ऐसी सरकार को जो लोगों के द्वारा चुनी हुई है उसको आप हटा रहे हो, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रहे हो। तो ये चीज़ अफ्रीकन यूनियन को पसंद नहीं आई, दैट्स वाई उन्होंने गुयाना की मेंबरशिप जो है ब्लॉक से हटा दी। तो इसलिए पेयर 2 जो है हमारा करेक्टली मैच है कि गुयाना में सस्पेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और एंड गवर्नमेंट जो थी बाय द मिलिट्री के द्वारा। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेबनन इकोनॉमिक मॉनिटर, ठीक है, लेबनन इज सफरिंग फ्रॉम अ डेंजरस डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत मतलब उसके जो रिसोर्सेज है बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल हो गया, ब्रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है।
ये एक तरह का इंक्रीजिंग डिस्परेट मतलब एक क्या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो सेड दैट कि लेबनान इज़ इन डेलिब्रेट डिप्रेशन में जाने वाला है बहुत बुरी तरीके से, विद अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेगा फॉर इट्स ह्यूमन कैपिटल, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ओवरऑल। इन सब में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हैंस पेयर 3 करेक्टली मैच है, क्योंकि लेबनान में क्या सीवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो देश छोड़ के जा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल उनका जा रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जुलाई 2021 में जो प्रेसिडेंट है तुनिशिया का, उन्होंने अनाउंस किया कि सस्पेंशन कर देंगे तुनिशिया की पार्लियामेंट को एंड फायर कर देंगे प्राइम मिनिस्टर हिचाम मेजिची को एंड उसकी कैबिनेट को। तो याद रखो प्रेसिडेंट जो है तुनिशिया का वो अनाउंस कर रहा है कि हम तुनिशिया में जो सरकार चल रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। दिस अनाउंसमेंट केम one day after protesters had clashed with the security forces over how the Tunisian government had handled the healthcare sector during the COVID-19 pandemic and the duration of the economic situation of the country। तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की जनता जो थी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी और उन्हीं प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी के ऊपर जो है क्लैश किया और इल्ज़ाम लगाया कि टूनिशिया की सरकार ने कोविड-19 जब हुआ था उस समय हेल्थ सेक्टर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई और इकोनॉमिक सिचुएशन उसके वजह से कंट्री की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इस सरकार को भाई गिरा दो। और क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो हाल फिलहाल मतलब 2021 में ही फिर प्रेसिडेंट जो थे उनको फिर सरकार गिरानी पड़ी। इन दिसंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द सस्पेंशन कि मैं सस्पेंड करता हूँ और उसको एक्सटेंड कर दिया। फाइनली इन मार्च 2022 में ही अनाउंस द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। इसलिए पेयर 4 आपका सही है, जो कि बात करता है कि टूनिशिया में सस्पेंशन हो गया था पार्लियामेंट का बाय द प्रेसिडेंट। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हों। एनालिसिस देखिए तो ऑल दीज प्लेसेस न्यूज़ में थी बिकॉज कूप हो रहा था, कहीं कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल चल रही थी, इसलिए ये चीज़ें हमें न्यूज़ में दिखी और हमारे यूपीएससी में भी पूछी गई। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं कुछ। ये आपका मैप है अफ्रीका का, कुछ रीजन्स देख लो आप। यहाँ पे इरिट्रिया है, इथोपिया है, युगांडा है, तंजानिया है, कोमोरोस है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, मलावी है, गैबोन है, बेनिन है, नाइजीरिया है, नाइजर है, लिबिया है, सूडान है, माली है, सेनेगल है, ग्विना बिसाओ है, बुर्किना फासो है। एक तरफ अफ्रीका के इस तरफ आपको ईस्ट में इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा एंड ऊपर आपका मेडिटेरियन सी, यहाँ पे रेड सी है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं साहेल रीजन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। क्यों? बिकॉज 3 साहेल नेशंस जो है माली, बुर्किना फासो, नाइजर हैव साइंड अ डिफेंस पैक्ट टू द कोऑपरेट अगेंस्ट थ्रेट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, तो यानी ये जो आपको साहेल रीजन दिख रहा है, दिस इज़ पिंक कलर में, इस साहेल रीजन में आपको देखने को मिलेगा एक आपका सबसे पहला अगर हम बात करें आपका इरिट्रिया है, सूडान इसका मेंबर है, नाइजर है, माली है, सेनेगल है, ग्वाना बिसाओ है, बुर्किना फासो है, नाइजर है। तो इन सब में से जो बेसिकली 3 है मेंबर, एक आपका माली हो गया दिस इज़, एंड बुर्किना फासो हो गया एंड आपका नाइजर हो गया। तो इन 3 कंट्रीज़ ने क्या किया, एक पैक्ट साइन किया है, डिफेंस पैक्ट, क्योंकि इनकी कंट्री में बहुत सारे आर्म्ड रिबेलियन चलते रहते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन चलता रहता है। तो अगर किसी भी कंट्री में अगर कुछ होगा तो हम तीनों आपस में मिलके डिफेंस भेजेंगे, सिक्योरिटी पर्सन को भेजेंगे ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री को बचाया जा सके। साहेल रीजन की अगर हम बात करें तो एक सेमी एरिड रीजन है, पूरी तरीके से एरिड नहीं है, सेमी एरिड रीजन है, जो कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। तो ये अफ्रीका है, तो ये वेस्ट में भी है, थोड़ा सा नॉर्थन सेंट्रल पार्ट में भी है एंड ये स्ट्रेच होता है अटलांटिक ओशन से रेड सी तक जाता है अलॉन्ग द सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बुर्किना फासो है, कैमरून है, चैड है, गैम्बिया है, गिनिया मॉरिटानिया है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया, सेनेगल है। ये एक तरह का ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ एंड सवाना टू द साउथ। यानी हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में ऊपर आपका सहारा डेजर्ट है, बीच में आपका साहेल रीजन है और उसके नीचे आपका क्या है, आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेवानाज है। इसके अलावा कुछ और रीजन्स जो न्यूज़ में थे अफ्रीका की, तंजानिया जिसकी कैपिटल है डोडोमा, यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने इस्टेब्लिश किया है पहला अपना इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के
ज़ांज़िबार रीजन में। तो अगर आपको कल को पूछे कि IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस अफ्रीका के किस कंट्री में किया है, तो आपको पता होना चाहिए तंजानिया में किया, जिसकी कैपिटल डोडोमा है। सेनेगल जिसकी कैपिटल है दाकार, इसको रिसेंटली यहाँ पे कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। कोमोरोस जिसकी कैपिटल है मोरोनी, यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट INS त्रिशूल विजिटेड पोर्ट अंजुआओ इन कोमोरोस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोमोरोस है, और यहीं पे हमारी जो मिलिट्री है उसका जो INS त्रिशूल है, जो कि एक लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट इंडिया की यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे अभी INS त्रिशूल ने विज़िट किया है इसके कोमोरोस के पोर्ट में, जो कि क्या नाम है इसका, एंजुआन। 3 ऑफ कोमोरो के जो आइलैंड है, जैसे ग्रैंडे कोमोरो है, मोहिली है, अंजुआओ है, इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, आपको इन ईस्ट में देखने को मिलेगा अफ्रीका के। 4th आइलैंड जो है मायोटे इज़ क्लेम्ड बाय कंट्री ऑफ कोमोरोस बट एडमिनिस्ट्रेड बाय द फ्रांस, ठीक है। तो कोमोरोस जो आपका एक आइलैंड है, उसमें से जो 3 आइलैंड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इंडियन ओशन में ईस्ट अफ्रीका में, जो कि 4th आइलैंड है इनका, कौन सा, मायोटे। ये ऑब्वियसली कोमोरोस कह रहा है हमारा पार्ट है, बट इसको किसने, फ्रांस ने एडमिनिस्टर कर रहा है अभी। आइलैंड्स एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, तो ये जो कोमोरोस आइलैंड है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका इथोपिया, जिसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। इथोपिया ने इशू करा है 5 बैंकिंग लाइसेंस दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में देगा। एंड इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वाला है कि इथोपिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स सेकंड लार्जेस्ट रीजन अम्हारा में। तो अम्हारा पूछ सकते हैं कहाँ पे है, तो याद रखना इथोपिया में है, और न्यूज़ में इसलिए बिकॉज यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल है अबूजा। यहाँ पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अटेंड किया है स्वेरिंग सेरेमनी नाइजीरियन प्रेसिडेंट की, एंड नाइजीरिया ने यहाँ पे डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर अ फूड सिक्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है गिनिया बिसाओ, जिसकी कैपिटल है बिसाओ। गिनिया बिसाओ एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट द इंटायर कैश्यू क्रॉप को, यानी उनके यहाँ जो कैश्यू क्रॉप है उसका 98% वो एक्सपोर्ट कर देता है टू इंडिया फॉर फूड फॉर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो कैश्यू है जो कहाँ से आता है, गिनिया बिसाओ से भी आता है। माली की कैपिटल है बामाको। UN मिशन ने बैक किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम इन माली कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम होना चाहिए। नेक्स्ट है मोजाम्बिक्यू, जिसकी कैपिटल है यहाँ पे मापुतो। INS सुनैना ने विज़िट किया है यहाँ पे कहाँ पे, बेरा, जो कि मोजाम्बिक्यू में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, INS सुनैना। द कैबो डेलगाडो गैस फील्ड जो है यहाँ पे इन मोजाम्बिक्यू में, इन विच इंडिया की जो एनर्जी मेजर्स हैं, ONGC विदेश है, BPCL है, ऑयल इंडिया है, ये सारे इंडिया के एनर्जी मेजर कंट्रोलर्स हैं। एंड इन्होंने क्या किया है कि जो मोजाम्बिक्यू में जो कैबो डेलगाडो गैस फील्ड है, यहाँ पे इंडिया की ये जो गैस एजेंसीज हैं, उन्होंने 30% के स्टेक्स जो है ले लिए हैं, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम प्रोडक्शन यहाँ पे फर्दर यहाँ पे हो जाएगी। तो कल को इस यहाँ से कोई भी गैस निकलती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है इंडिया को भी जाएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में 30% स्टेक हमारे एनर्जी कंपनीज ने ले रखे हैं। नेक्स्ट है सूडान, जिसकी कैपिटल है खार्तूम। हैवी फाइटिंग रैक्ट देखने को मिली है खार्तूम वाले में, तो आपको पूछा जा सकता है खार्तूम किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है, तो सूडान से। नाइजर, जिसकी कैपिटल है नाइमे। मिलिट्री सीज्ड हुई है, मिलिट्री सीज्ड पावर हुई है यहाँ पे नाइजर में देखने को मिली है। मालावी, जिसकी कैपिटल है लियोंगवे। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस फ्रॉम मालावी इज़ विजिटेड इन इंडिया, ठीक है। तो मालावी का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उसने इंडिया में विजिट किया है, इसलिए न्यूज़ में है। लिबिया, किसी कैपिटल त्रिपोली है। क्लैशेस देखने को मिले हैं बिटवीन द 2 लीडिंग आर्म्ड ग्रुप इन त्रिपोली। ओनली सिविलियन एयरपोर्ट हैव लेड टू इट्स क्लोजर, ठीक है। तो क्योंकि जो आर्म्ड ग्रुप है त्रिपोली में, उनके बीच में क्लैशेस, 2 आर्म्ड ग्रुप के बीच में क्लैशेस होने की वजह से जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसको थोड़ा टाइम के लिए क्लोज कर दिया गया है। गेबॉन, जिसकी कैपिटल है लिब्रेविली, एंड गेबॉन मिलिट्री ऑफिसर्स ने डिक्लेयर किया है कूप आफ्टर प्रेसिडेंट्स विंस डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, यानी प्रेसिडेंट ने जो डिस्प्यूटेड इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ की जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने कूप कर दिया है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पे। बुर्किना फासो, इसका कैपिटल है
उआगेडोंगो टाइप का कुछ है। बुर्किना फासो ने ऑर्डर किया है फ्रेंच एम्बेसी को डिफेंस अटैक टू लीव, ठीक है। यानी बुर्किना फासो ने ऑर्डर किया है कि जो फ्रेंच की एम्बेसी है एंड उसको कि आप यहाँ से चले जाइए, बिकॉज जिस तरह से सिचुएशन है वहाँ पे काफ़ी ख़राब हो रही थी, ठीक है। ज़ाम्बिया जिसकी कैपिटल क्या है, लुसाका। एंड इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, दे हेल्ड अ मीटिंग विद परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ज़ाम्बिया के साथ उनकी मीटिंग हुई है। बेनिन जिसकी कैपिटल है पोर्टो नोवा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि इंडिया इज़ बेनिस लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अफ्रीका में, तो आपका रखना है बेनिन है। ये बात किसने बोली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोली, और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर भी है, ठीक है। युगांडा की बात करें, इसका कैपिटल है कंपाला, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी युगांडा को भी विजिट किया था। एंड जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल है हरारे, करंट प्रेसिडेंट वॉज री इलेक्टेड, ठीक है। देखो जिम्बाब्वे में जो करंट प्रेसिडेंट था वो वापस से री इलेक्ट हुआ है इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन में। अदर फैक्ट अगर देखें यहाँ पे तो लेक करीबा है एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे एंड इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना कि जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बीच में यानी बॉर्डर में एक लेक करीबा है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं हमने अच्छे से देख लिए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा गया था, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर रीजन्स ऑफन मेंशन इन न्यूज़, ठीक है। पहला है एंटोलिया, पूछा जा रहा है टर्की में है। आमरा जो कि अभी हमने देखा था इथोपिया में है। कैबो डेलगाडो ये भी हमने देखा है, स्पेन में नहीं है ये। एंड कैटलोनिया इटली में, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। सोर्स आपका द हिंदू है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला है एनाटोलिया का, दिस इज़ अ पेनिनसुला ऑफ लैंड दैट टुडे कॉन्स्टिट्यूट द एशियन पोर्शन ऑफ टर्की, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एट द पॉइंट वेयर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप यहाँ पे पर्टिकुलरली मिलते हैं। एंटोलिया वॉज फ्रॉम द बिगनिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन है, क्रॉस रोड और न्यूमरस पीपल माइग्रेटिंग हुए हैं यहाँ से, क्वेंक्वायरिंग फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट, दैट्स फॉर पेयर 1 इज करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो एनाटोलिया आपको टर्की में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अम्हारा रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी हमने देखा था इथोपिया सही आंसर है इसका। एंड इट इज़ अ होमलैंड ऑफ अम्हारा पीपल, यहाँ पे रहते हैं। अम्हारा इज़ अ साइट ऑफ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन इथोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट इनलैंड देखने को मिलेगी वाटर बॉडी। एंड लेक जो कि क्या है, लेक ताना है यहाँ पे। एंड अम्हारा रीजन इज़ ऑफन मैंशनड इन द न्यूज़ ड्यू टू हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए ये हमेशा रीजन न्यूज़ में भी रहता है। किसके बीच में चल रहे हैं, ओरोमो है, अम्हारा है और टिग्रेनियन ग्रुप्स हैं जो कि इथोपिया में ही हैं। एंड इनके बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पेयर 2 हमारा सही है। गैबो डेलगाडो सही नहीं है, बिकॉज अभी हमने देखा था कि वो गैस पाइपलाइन कहाँ पे, मोजाम्बिक में है। एंड ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा है बिकॉज मोजाम्बिक का जो अल-शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इसने कुछ अटैक कैरी आउट करे हैं इन द कंट्री में मोस्ट नॉर्दर्न प्रोविंसेस में। एंड कैबो डेलगाडो सिंस 2017 में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैच नहीं है। नेक्स्ट है कैटलोनिया ऑक्यूपाइड ट्रायंगुलर एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैटलोनिया इटली में नहीं होगी, स्पेन में है। तो आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड होगा, थर्ड और फोर्थ गलत है, इसलिए पेयर 2 आपका सही आंसर था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैटलोनिया ने ऑक्यूपाई किया ट्रायंगुलर एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ स्पेन में। इट इज़ बॉर्डर है एक तरफ से फ्रांस से एंड एंडोरा टू द नॉर्थ एंड मेडिटेरियन सी टू द ईस्ट, ठीक है। अगर हम देखें इस मैप के अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पे आपका कैटलोनिया है तो आपका नॉर्थ में इसके क्या है, फ्रांस एंडोरा है एंड ईस्ट में आपका मेडिटेरियन सी है। दो ऑटोनोमस कम्युनिटी जो है वेलेंशिया की साउथ में है, ऑटोनोमस कम्युनिटी ऑफ अरागोन उसके वेस्ट में है। रिसेंटली मास प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं क्रॉस स्पेन के कैटलोनिया रीजन में, इसलिए न्यूज़ में था। क्यों और ये मास प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं, आफ्टर इट्स फॉर्मर सेपरेटिस्ट लीडर जो है कार्लेस पुइगडेमॉन्ट ने यहाँ पे अरेस्ट हो चुका है, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए पेयर नंबर 4 मैच नहीं करता है।
एनालिसिस देखिए तो ये सारे रीजंस न्यूज़ में थे ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट और सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर रीजन्स में देखने को मिली थी। फर्दर कैटलोनिया रिपीटेड थीम है जो कि यूपीएससी 2018 में भी पूछी गई थी और वापस से 2022 में भी पूछी गई है। तो किसी को उस समय क्लियर होगा तो ये आंसर उसने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट है कुछ लोकेशंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जकार्ता है, सुमात्रा है, हनोई है, बैंकॉक है, मिंडमानो जो कि फिलीपींस में है, चाबा पोर्ट ईरान में है, गोलन हाइट्स आपका देखने को मिलेगा आपका इज़राइल और उसका लेबनान की इसमें है, सीरिया हो गया, जॉर्डन है, यमन, टर्की, यहाँ पे एंटोलिया स्पेन में, क्रीमिया है जो कि आपका पहले यूक्रेन का पार्ट था अब रशिया कंट्रोल में है, कैटलोनिया हमने देख लिया, एटलस माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एब्लिशियन पेनिसुला है, अम्हारा इथोपिया में है, ओरोमिया इथोपिया में है, साउथ सूडान हो गया, जम्बेजी हो गया, कैबो डेलगाडो आपका मोजाम्बिक में हो गया है, एंड ओकावांगो बेसिन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड गुआना हाईलैंड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, साउथ अमेरिका में। तो ये जो कुछ लोकेशंस है आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए बिकॉज कभी भी फिर से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 का है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करते द इशू विद ज़ेंकाकू आइलैंड्स एंड समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ में भी थे ये। पहला, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स आर मेड बाय अ कंट्री अराउंड द साउथ चाइना सी, या फिर चाइना एंड जापान एंगेज है इन मैरीटाइम डिस्प्यूट में ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस है यहाँ पे सेटअप हो रखा है टू हेल्प द ताइवान करने के लिए टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी, इसलिए न्यूज़ में था। दो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर कर दिया है कि एज नो मैंस लैंड इस पर्टिकुलर आइलैंड को एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री क्लेम कर रही है इसको। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मतलब बेसिकली बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंकाकू आइलैंड के इशू को। तो आंसर आपका बी है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सेंकाकू आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन चाइना एंड जापान जो कि ईस्ट चाइना सी में आता है। और ये आप देख सकते हो सोर्स में बाइडेन ने प्रॉमिस किया कि डिफेंड करेंगे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को, ये न्यूज़ में था। एंड न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा ने दैट ही रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ऑब्वियसली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये इस पर्टिकुलर आइलैंड को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता थी एंड उस चिंता को दूर करने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि आप चिंता मत करो, हम इस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड आइलैंड को डिफेंड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। सेंकाकू आइलैंड एक ग्रुप ऑफ अनइनहेबिटेड आइलैंड है। यहाँ पे ज़्यादातर कोई ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्ट चाइना सी पे लोकेटेड है। एंड ये मेनलैंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेनलैंड चाइना एज द दियोयू आइलैंड के नाम पे इसको जाना जाता है। चाइना इसको दियोयू आइलैंड्स के नाम पे जानता है। द आइलैंड्स आर द फोकस ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड जापान के बीच में। चाइना क्लेम करता है डिस्कवरी और ओनरशिप ऑफ दिस आइलैंड कि हमने इसको डिस्कवर किया और हमारी ही ओनरशिप है इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर फ्रॉम द 14th सेंचुरी से। और जबकि जापान कहता है कि हमने इसको मेंटेन किया ओनरशिप हमारी इस पर्टिकुलर लैंड में फ्रॉम द 1895 से अंटिल इट्स सरेंडर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ था उसके बाद ये पर्टिकुलर आइलैंड जापान को दे दिया गया था। इसलिए जापान मानता है कि ये हमारे कंट्रोल पे है ना कि चाइना के। और चाइना का क्या था हमारा 14th सेंचुरी से। देख रहे हो आप कितना पुराना हिस्टोरिकल लिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एनालिसिस की बात करें तो डिस्प्यूट जो है बिटवीन चाइना एंड इट्स नेबर, ठीक है, यानी चाइना का जो भी अब उसके नेबर्स के साथ डिस्प्यूट होता है, भले वो जापान के साथ हमने अभी देखा, इसके अलावा फिलीपींस के साथ अलग डिस्प्यूट है, वियतनाम के साथ अलग है, इन द साउथ चाइना सी। इसीलिए ये काफ़ी डिकेड से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। While the territorial row with Japan over the Senkaku Diego Islands in the East China Sea dates with the 19th century. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सेनकाकू आइलैंड को। दिस इज़ सेनकाकू दियोयू आइलैंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जापान देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ चाइना, यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है ये। एंड ये जो पिंक लाइन है ये बेसिकली कहता है कि ये चाइना ने इसको इस तरह से पिंक लाइन बना के इसको इस पर्टिकुलर आइलैंड को कहा है कि मेरे हिस्से का पार्ट है, जबकि जापान ने कहा है कि अगर हम यहाँ से देखें रेड लाइन को फॉलो करें तो ये पर्टिकुलर आइलैंड जापान के अंडर आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है कुरील आइलैंड डिस्प्यूट, जो कि रशिया और जापान के बीच में है। तो यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा एंड जापान आपका कहाँ पे है, और जापान हाँ, जापान यहाँ पे, और ये आपका रशिया है। तो यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाबुमाई आइलैंड है, शाइकोतन आइलैंड है, कुरील आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारे अभी डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान के बीच में। देन यहाँ पे इतुरप है, कुनाशीर है। देन यहाँ पे शकलिन आइलैंड है, जो कि रशिया का ही पार्ट है। ये कामचुटका पेनिनसुला, जो कि रशिया का ही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस दे रखी है डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी की। यहाँ पे वाइट रीजन जो है ब्रुनेई क्लेम करता है, ये जो वाइट लाइंस है। थोड़ा सा पिंकिश लाइन है, 9 डैश लाइन है। डॉटेड लाइन मलेशिया के क्लेम करता है। ऑरेंज लाइन फिलीपींस क्लेम कर रहा है। और जो ब्लू कलर के डॉट है वो डिस्प्यूटेड फीचर्स है। अभी हम देख लेते हैं उनको। तो यहाँ पे ब्लू डॉट है, मतलब ये पारातास आइलैंड, ये भी डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पे पैरासिल आइलैंड है। यहाँ पे स्कैरबोरोन शोल है, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड डिस्प्यूटेड है। सेकंड थॉमस शोल, स्वेलो रीफ है, ये भी डिस्प्यूटेड है आपका, ठीक है। एंड अगर ये हम मैप देखें तो यहाँ पे आपका चाइना देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे हवान हेनान है। ये लाओस हो गया आपका, थाईलैंड है, कंबोडिया है एंड आपका फिर वियतनाम है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा था, ये जो लाइंस है हमारी 9 डैश लाइन है, जो कि चाइना क्लेम करता है। वाइट लाइंस हमने देखा है कि ब्रुनेई वाला जो है उसको क्लेम करता है। एंड आपका ये डॉटेड लाइंस जो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, ये आपका मलेशिया क्लेम करता है। मलेशिया आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मलेशिया कहता है, ये पर्टिकुलर रीजन मेरा है। एंड ये वाली डॉटेड लाइंस हैं, ये जो आपको दिख रही है, ये किसके अंडर है, आपका फिलीपींस क्लेम करता है। फिलीपींस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा जो एरिया है फिलीपींस का है। दैट्स वाई ये पूरा रीजन जो है फिलीपींस कहता है मेरे अंडर है। तो इसके तहत जो है आप कह सकते हो, ये जो स्पार्शल आइलैंड है और सेकंड थॉमस शोल है और ये जो स्वेलो रीफ है, ये सब कहीं ना कहीं फिर फिलीपींस और ये चाइना के फिर डिस्प्यूटेड रीजन में आ जाता है, ठीक है। बाकी आपने देख लिया, आप बाकी मैप में हमने देख ही लिया है। टाइमलाइन देते हैं डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी की। 1947 से शुरुआत करते हैं। चाइना जो है अंडर द रूल ऑफ नेशनलिस्ट क्यूमिंटाओ पार्टी डिमार्केट्स इज टेरिटोरियल क्लेम इन द साउथ चाइना सी में उन्होंने अपने जो है क्लेम्स को डिमार्केट किया। विद इन 11 डैश लाइन बनाई ऑन अ मैप में। द क्लेम कवर कर रहा था मेजॉरिटी ऑफ द एरिया को, कि ये सब चाइना का ही है, इंक्लूडिंग द प्रतास आइलैंड जो हमने अभी ऊपर देखा है। नेक्स्ट है मैकक्लेसफील्ड बैंक एंड द पार्शियल एंड स्पार्टी आइलैंड्स हो गया, विच चाइना रीगेन फ्रॉम जापान से उन्होंने किया है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने क्लेम किया कब, 1947 में। 1951 की अगर हम बात करें तो यूएस ने एंड 47 अदर नेशंस ने साइन किया ट्रीटी ऑफ पीस विद जापान के साथ इन सैन फ्रांसिस्को में एंड ऑफिशियली एंड कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 को, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद सभी यूएस ने और बाकी कंट्रीज़ ने मिलके एक पीस ट्रीटी साइन करके इस चीज़ को एंड अप कर दिया था। एंड जापान ने री अनाउंस किया ऑल क्लेम्स जो उसके हैं कोरिया में, फॉर्मोसा में, ताइवान में एंड पेस्काडोरस में एंड द स्पार्टली आइलैंड्स जो कि साउथ चाइना सी में है। सेनकाकू दियागो आइलैंड्स जो कि देर आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द ट्रीटी, मेंशन नहीं था, बट जापान ने कहा कि हमारा पार्ट है। दो देयर इज़ अ टेसिट अंडरस्टैंडिंग दैट जापान विल एडमिनिस्टर करेगा इनको एज अ पार्ट ऑफ ओकिनवा प्रेफेक्चुरे से, ठीक है। जापान इज़ ग्रांटेड अ रेसिजुअल सोवरेनिटी, मीनिंग फुल सोवरेनिटी यहाँ पे रहेगी। इवेंचुअली इट विल ट्रांसफ़र टू जापान को कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले कि आप देखने को मिलेगा कि जापान को पहले रेसिजुअल सोवरेनिटी मिलेगी और उसको बाद में देखने को मिलेगा इवेंचुअली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और रेसिजुअल सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, फुल सोवरेनिटी ओवर दी कौन सा रेयोक्यू आइलैंड्स के ऊपर जो सोवरेनिटी है उसकी बात की जा रही है। इन टर्न यूएसए इज़ परमिटेड टू ओपन मिलिट्री बेस इन ओकिनावा में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे
जापान को रेंकू आइलैंड्स में जो है फुल सॉवरेंटी मिलेगी कि आप यहाँ पे एडमिनिस्टर करो, और इसके बदले में यूएस क्या चाहता है कि ओकिनावा में उसका अपना मिलिट्री बेस ओपन हो जाए, ताकि वो उस मिलिट्री बेस से वो चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर सके, बिकॉज चाइना और जापान आपको देखने को मिलेगा काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है, 1953 की बात करें तो चाइना ने मॉडिफाई किया इट्स क्लेम को बाय इरेजिंग 2 ऑफ द लाइन, पेविंग वे ऑफ इट्स क्लेम टू द 9 डैश लाइन। ठीक है, तो यानी पहले जो 11 डैश लाइन के बारे में चाइना का क्लेम होता था, उसमें से 2 लाइन हटा के उसने अपना 9 डैश लाइन पे फिर से क्लेम स्टैब्लिश कर दिया 1953 में। 1971 में देखिए तो ईयर आफ्टर द पेरिस पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, विच एंड यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर में, मतलब यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट थी वियतनाम वॉर में अराउंड 1971 में ख़त्म हो गई थी। एंड चाइनीज़ फोर्सेस ऑक्यूपाई द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ पैरासिल आइलैंड में चाइना की फोर्सेस वापस से आ गई, एंड प्लांटिंग फ्लैग उसने वहाँ पे जो भी पैरासिल आइलैंड्स हैं वहाँ पे अपना चाइना ने अपना फ्लैग वहाँ पे लगा दिया है ऑन सेवरल आइलैंड्स में, सीज कर दिया है साउथ वियतनामीज गैरिसन को, एंड वियतनामीज ट्रूप्स जो है फ्ली कर गए हैं फिर साउथ से, एंड स्टैब्लिश द फर्स्ट परमानेंट वियतनामीज ऑक्यूपेशन ऑन द स्पार्शली आइलैंड्स में उन्होंने स्टैब्लिश करी हैं। ठीक है, तो यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो 1971 में एक पेरिस पीस अकॉर्ड साइन होता है, जिससे यूएस का इन्वॉल्वमेंट था वियतनाम में वॉर में ख़त्म हो गया। इससे चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चाइना की जो फोर्स है वो वेस्टर्न पोर्शन जो है पैरासिल आइलैंड वहाँ पे वो चली गई, बहुत सारे आइलैंड्स में उन्होंने अपना फ्लैग स्टैब्लिश किया, साथ साथ जो वियतनामी गैरिसन था साउथ में, ठीक है, यानी साउथ वियतनामीज में जो गैरिसन था उसको सीज़ कर लिया, यानी हड़प लिया चाइना ने। तो इसके वजह से जो वियतनामी ट्रूप्स जो थे जो पहले वहाँ पे थे वो उनको भागना पड़ा साउथ की तरफ, एंड उन्होंने फिर अपना परमानेंट वियतनामी ऑक्यूपेशन जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं वहाँ पे उनको जाना पड़ा। ठीक है, 1982 की बात करें तो 1982 में यूएन क्लोज ने गेट इनटू इफेक्ट में आई आफ्टर 60 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर लिया। ठीक है, रेटिफाई करने का मतलब कि एक तो होता है साइन करना, रेटिफाई करना। रेटिफाई करने का मतलब है कि जो जो कंट्रीज़ को रेटिफाई कर रही है वो अपने अंदर जो लॉस भी कुछ पर्टिकुलर लॉस बना रही है कानून के तहत उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसका मतलब रेटिफिकेशन कहते हैं। और ठीक है, तो 60 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया, तो यूएन क्लॉज जो है 1982 में आ गया, एंड द फिलीपींस ने ज्वाइन कर लिया इस कन्वेंशन को 1984 में, एंड चाइना ने किया इसको 1996 में। 1992 में देखें तो चाइना ने पास किया लॉ ऑन द टेरिटोरियल सी एंड द कॉन्टिग्यूनस जोन विच लेस क्लेम टू द इंटायर साउथ चाइना सी। ठीक है, याद रखो, चाइना ने एक पर्टिकुलर लॉ लेके आ रहा है और ये बोल रहा है कि जो इंटायर साउथ चाइना सी है वो उस पर वो क्लेम कर रहा है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल राइट की बहुत हमारे पुरजे करेक्ट मीन्स हमारे जो पुरख लोग हैं जो इससे पहले जो चाइना के जो पुश्ते रही होंगी उन्होंने वहाँ पे कभी गए होंगे, तो वो उस चीज़ को बेसिस पे हिस्टोरिकल राइट वो क्लेम कर रहा है उन सभी एरिया पे। एंड डेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न हैन डायनेस्टी, ये जो हैन डायनेस्टी जो थी उस टाइम पे वो उस पर्टिकुलर रीजन में रहती थी, तो इस बेसिस पे वो क्लेम कर रहा है कि साउथ चाइना सी के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब चाइना का पार्ट है। एंड और ये जो हैन डायनेस्टी थी वो कब रूल कर रही थी, अराउंड 200 BC से 9 CE तक उन्होंने हैन डायनेस्टी ने रूल किया था। 1995 में चाइना ने कंट्रोल कर दिया डिस्प्यूटेड मार्शल रीफ पे, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। 1997 में फिलीपींस शिप्स जो थी प्रिवेंट चाइना बोट्स को फ्रॉम अप्रोचिंग स्कैरबोरो शोल मेकिंग चाइनाज प्रोटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्कैरबोरो जो शोल है वो फिलीपींस के जो लाइन्स हैं जो भी हमने देखी थी यहाँ पे ये वाला स्कैरबेलो शोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है जो कि अगेन फिलीपींस के नज़दीकी है और ये 9 डैश लाइन के अंडर आती है। तो अगेन यहाँ पे फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड रहता है ये रीजन। तो यहाँ पे फिलीपींस ने क्या किया कि देखने को मिलेगा, हाँ, फिलीपींस ने शिप ने प्रिवेंट किया चाइनीज़ बोट को एंड ताकि यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो फिलीपींस की जो शिप्स थी उन्होंने चाइना के जो भी बोट्स थे उसको इस पर्टिकुलर आइलैंड पे यानी ये जो शारबुक शोल है उस पर जाने से रोका। तो ऐसा करने पे ऑब्वियसली चाइना तो प्रोटेस्ट करेगा क्योंकि चाइना को लगता है कि 9 डैश लाइन का ये पार्ट है। ठीक है, 2009 की अगर हम बात करें तो चाइना ने सबमिट किया 9 डैश लाइन मैप। ठीक है, प्रॉपरली उसने अब मैप बना दिया कि भाई लोग तो मेरी सुन नहीं रहे, तो वो क्या करता है नेक्स्ट कुछ तरकीब निकालता है कि मैं क्या करता हूँ 9 डैश लाइन को सबमिट कर देता हूँ यूएन के पास
एंड क्लेमिंग करेगा रिसोर्स राइट कि अब मैं ये जो, क्योंकि ये 9 डैश लाइन चाइना के अंदर आते हैं, तो इसके आसपास जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब चाइना का ही पार्ट है। एंड ये चीज़ उसने क्लेम करने के लिए रख दिया। इन फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के अगेंस्ट कि भाई चाइना ये जो क्लेम कर रहा है सही नहीं है, यूएन को इसको रोकना चाहिए। 2012 में बात करें तो चाइना ने स्कार्बो शोल अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। 2013 की बात करते हैं तो फिलीपींस ने इंस्टीट्यूट किया आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द एनेक्स 7 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ऑब्वियसली अगर चाइना ऐसा करेगा तो फिलीपींस भी चुप नहीं बैठेगा, तो फिलीपींस ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर जो है चाइना के ऊपर मैं केस करता हूँ। एंड इस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का लॉ ऑफ द सी है उसके एनेक्स 7 के तहत उसने चाइना के ऊपर प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को चलाया। 2015 की बात करें तो आर्बिट्रेशन पैनल ने रूल्ड किया दैट इट हैज़ जुरिसडिक्शन अबव एट लेवल 7 ऑफ द 15 claims raised by Philippines. A hearing on claims was held in November. China does not participate in hearing. तो चाइना उस पर्टिकुलर हेयरिंग में सोचो पार्ट नहीं किया उसने। 2016 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो था इन साउथ चाइना से आर्बिट्रेशन तो रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस था, इसके मतलब वर्सेस आपका चाइना देखने को मिलेगा। इशूड अ यूनानिमस अवार्ड लार्जली फेवरेबल टू द फिलीपींस। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो भी किसके फेवर में डिसीजन लिया गया फिलीपींस में, एंड चाइना ने ऑब्वियसली रिजेक्ट किया इस रूलिंग को कि भाई ये रूलिंग गलत है। ये पर्टिकुलर रीज़न जो है अब हमारा हो चुका है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, स्कार्बोरो शोल की, बट फिलीपींस के पक्ष में यहाँ पे आर्बिट्रल डिसीजन आया है। 2022 की अगर हम बात करें तो 16 जुलाई यूएस नेवी वॉरशिप ने चैलेंज किया चाइना के क्लेम को टू द डिस्प्यूटेड आइलैंड इन द साउथ चाइना सी में, ठीक है। बट क्योंकि हम देखते हैं कि यूएस की जो नेवी वॉरशिप है ये भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, बिकॉज चाइना तो अपने उसी में ही अड़ा रहता है कि मेरा है तो मेरा ही रहेगा टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्यूटेड रीजन को देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन से बिलोंग करता है। पहला, इट इज़ अ रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर के पास है, या फिर ये जो पर्टिकुलर लेवेंट रीजन है वो नॉर्थ अफ्रीकन शोर से स्ट्रेच होता हुआ इजिप्ट टू मोरोसिलिमी तक है, या फिर ये रीजन है अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या फिर इंटायर कोस्टल एरियाज जो है मेडिटेरियन सी को उसको कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर के आसपास का जो रीजन है उसको लेवेंट बोला जाता है। सोर्स में ये क्यों था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आया था। कब आया था, 4 दिसंबर 2021 में आपको देखने को आया था, फिर 2022 में पूछा गया था। द लेवेंट लास्ट चांस इसे करके एडिटोरियल आपका यहाँ पे आया था। एनालिसिस की बात करें तो जो एरिया है लेवेंट का हैज़ बिन इन रिसेंट न्यूज़ में आया था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पे देखने को मिली थी एज अ राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ISIL एंड द इराक इसराइल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे यानी 2021 में आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, लेबनान एंड द अरब इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए तो लेवेंट एक ओल्ड टर्म है जो कि रेफ़र करती है उन सभी कंट्रीज़ को जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के आसपास आपको देखने को मिलेगी, यानी ये आपका मेडिटेरियन सी है तो इसके ईस्ट में जो जो कंट्रीज़ हैं उनको लेवेंट बोला जाता है। सम स्कॉलर्स जैसे कि यहाँ पे साइप्रस इंक्लूड, साइप्रस हो गया, स्मॉल पार्ट ऑफ टर्की है, ये इसको ऐसा मानते हैं। बट बेसिकली द लेवेंट हैज़ थ्रू आउट हिस्ट्री जाना जाता रहा है हमेशा सीरिया के लिए, लेबनान और पैलेस्तीन के लिए, एंड दिस मीन्स जॉर्डन, वेस्ट बैंक नाउ अंडर जो इसराइली ऑक्यूपेशन के अंदर है, वेस्ट बैंक एंड इसराइल इटसेल्फ आर पार्ट ऑफ द लेबनान के पार्ट हैं। स्कोप ऑफ एलिमिनेशन देखो तो ऑप्शन ए और डी जो है कॉमन थीम के ऊपर था, मेडिटेरियन सी, जैसा कि आप जान सकते हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि आंसर इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। दस द करेंट आंसर कैन बी गेस्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज, इन ए और डी में से आप गेस कर सकते थे। एंड इट हैपन्स दैट यूजुअली द ट्रैप सेट इंटेंट्स टू चेक वेदर मोर ऑन स्टूडेंट्स क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक है नहीं, इसलिए ऐसा ट्रैप बनाया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर होंगी तो आप समझ जाएंगे इन दोनों में से ये जो पर्टिकुलर रीज़न है वो इम्पॉर्टेंट, मतलब बेसिकली ये इसका आंसर है। देखो यहाँ पे क्या बोला, रीज़न अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, यहाँ पे इंटायर
कोस्टल रीजन आपका कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप पे फर्दर द यूज़ ऑफ वर्ड इंटायर कोस्टल एरिया जो है मेडिटेरियन सी का, मेक द स्टेटमेंट ऑप्शन डी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाता है, क्योंकि इंटायर कोस्टल रीजन यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर डी को एलिमिनेट कर सकते हो और इजिली आप ए आंसर पे पहुँच सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थे, द लेवेनेंट द कोस्टल रीजन जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन का, फ्रॉम सीरिया इन द नॉर्थ, इजिप्ट इन द साउथ, ठीक है। यानी कि जो आपका मेडिटेरियन सी है उसका जो भी ईस्टर्न कोस्ट है, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में आपका सीरिया है और इजिप्ट में मतलब साउथ में इजिप्ट है। ये जो पूरा रीजन है इसको लेवेनेंट बोला जाता था। एंड इट वाज द क्रॉस रोड, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका क्या है, सीरिया है, नीचे आपका इजिप्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में आपका सीरिया हो गया, साउथ में इजिप्ट हो गया। इट वाज अ क्रॉस रोड ऑफ वेरियस पीपल एंड कल्चर्स, यानी इस पर्टिकुलर रीजन से, यानी यहाँ से आप देख सकते हो एशिया कनेक्टेड था, यहाँ से लेके आप यहाँ पे फिर लोग ट्रैवल करते थे। और ये मेडिटेरियन का जो ईस्टर्न वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीरिया है, लेबनान आता है, इज़राइल आता है, जॉर्डन आता है और साइप्रस भी आता है। तो इन जो आपको शेडेड ऑरेंज रेजेस है ये आपको किस नाम से जाने जाते हैं, लेवेंट नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। याद रखना, इस लेवेंट में आपका सीरिया है और जॉर्डन है, इज़राइल है, लेबनान है, साइप्रस है, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करता है। मतलब मेडिटेरियन के ईस्ट में आता है और नॉर्थ में इसके सीरिया है, साउथ में इसके इजिप्ट है और ये क्रॉस रोड है वेरियस पीपल एंड कल्चर्स का। फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट ट्रेड, ये जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रीजन है, फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस यहाँ पे ऑल ओवर दी सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। एंड बिगिन स्प्रेडिंग अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड द मेडिटेरियन एंड लिविंग बिहाइंड अ रिच हेरिटेज ऑफ यूनिक मटीरियल रिमेन्स यहाँ पे फिर देखने को मिले हैं, ठीक है। लेवेंट इज़ अ रीजन है टू द ऑफ द नॉर्थ ऑफ नियर ईस्ट में whose ancient civilization both parallels and is distinct from that of Egypt and Mesopotamia, bordering the Mediterranean Sea at the western and the end of Fertile Crescent, and the Levant is the in its present geopolitical landscape comprise करता है सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन को, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बारे में बता रहा है किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो लेवेनेंट है वो नियर ईस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशन बहुत पैरेलली चल रही थी। कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो थी एंशियंट सिविलाइजेशन पैरेलल में चल रही थी, एक तो इजिप्ट की चल रही थी और दूसरे मेसोपोटामिया की। एंड बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी एंड द वेस्ट ऑफ द एंड ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट, ये जो पर्टिकुलर लेवेंट है हमने देख लिया किस तरीके से इन कंट्रीज़ को कनेक्ट करके ये लेवेंट बेसिकली इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2023 का कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस वॉज इन न्यूज़ इन द रिसेंट पास्ट फॉर इट्स वेरी सीवियर फेमाइन। तो यानी कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत समय से सिविल स्ट्राइफ यहाँ पे है, फूड की शॉर्टेजेस भी है, फेमाइन भी देखने को मिल रहा है। तो आंसर इज डी, सोमालिया। सोर्स में क्यों है, द हिंदू में आया था कि यूएन वॉन अप टू 345 मिलियन पीपल मार्चिंग टूवर्ड्स स्टारवेशन की तरफ मतलब जा रहे हैं। एंड 43,000 एस्टिमेटेड डेड, कितने लोग मरे हुए हैं सोमालिया में बिकॉज ऑफ दिस ड्राउट, स्टारवेशन, भूख की कमी के कारण सूखा पड़ रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स आई थी। जो कि अगेन कब आई थी, आपका 2022 में आपको देख सकते हैं, 2023 के मार्च में भी आई थी। एंड ये अगेन आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन की बात अगर करें तो सोमालिया फेस कर रहा है कैटास्ट्रॉफिक हंगर को, ठीक है। एंड विच द कंट्री डिवास्टेटेड बाय द एक्सट्रीम ड्राउट, मतलब हंगर, भूखमरी सब तो है, उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक ड्राउट भी आ गया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि जो सोमालिया है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट माना जाता है। एंड टोटल ऑफ 6.5 मिलियन पीपल यहाँ पे फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब खाना नहीं है लोगों के पास, ड्राइएस्ट कंडीशन, 40 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है, 5 कंसिक्यूटिव फेल्ड रेनी सीजन, यानी 5, सोचो लगातार 5 बार
रेन यहाँ पे नहीं हुई है, मतलब फेल हो गया, मतलब रेनी सीजन आया ही नहीं है। तो सोचो कितना ड्राउट यहाँ पे पड़ा होगा। एंड ड्राउट इज कंपाउंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अदर रिकरेंट क्लाइमेट शॉक, मतलब ड्राउट के कारण बाकी अलग अलग इसकी वजह से जो क्लाइमेट शॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो अलग है। परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बड़ी रहती है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे समुद्र लुटेरे आते हैं। सोमालिया में ऐसा कि आप देखोगे उनका गढ़ है ये बेसिकली, तो ये सब प्रॉब्लम अगेन यहाँ पे चलती रहती है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिसिस देख के तो सोमालिया न्यूज़ में था बिकॉज डिवास्टेटिंग ड्राउट यहाँ पे आया है। इसके बाद यहाँ पे लगातार 3 डिकेड्स यानी कम से कम 30 साल से कन्फ्लिक्ट अलग से चल रहा है। कैटास्ट्रॉफिक फूड क्राइसिस भी है, और ये न्यूज़ में इसलिए भी था बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी इन गल्फ ऑफ एडान में जो हुई थी बिकॉज ऑफ सोमालिया के जो पायरेट्स उन्होंने किया था, तो इसलिए भी न्यूज़ में था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, हंगर हॉटस्पॉट कहाँ पे देखने को मिलेगा। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के आउटलुक है। ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन का एंड यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इन दोनों ने वार्न किया है दैट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही एंड इट इज़ लाइकली टू डेटोरिएट करेगी फर्दर 18 हंगर हॉटस्पॉट, मतलब ऐसे से जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब होने वाली हैं। एक तो फूड की कमी वैसे ही है और ऊपर से और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एंड 22 कंट्रीज़ और टेरिटरीज जो इंक्लूडिंग द 2 रीजनल क्लस्टर्स जो है ड्यूरिंग द आउटलुक पीरियड ऑफ नवंबर 23 से अप्रैल 24 तक यहाँ पे उन्होंने टारगेट किए हैं कि यहाँ पे कंडीशन ख़राब हो सकती है। टू आइडेंटिफाई द हंगर हॉटस्पॉट, FAO-WFP ने असेस किया है हाउ की ड्राइवर ऑफ अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। एक तो है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, दूसरा मतलब पहला तो रीज़न यही है कि बेसिकली वहाँ पे बहुत लंबे समय से वायलेंस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, नेचुरल हज़ार्ड रिस्क अलग से है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ लाइकली टू इवॉल्व देयर पोटेंशियल कंबाइंड इफेक्ट टू अक्रॉस कंट्री टेरिटरीज इन द कंबाइनिंग मंथ में। और ये आपको कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो उन्होंने मैप बनाया है नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 का। डार्क ब्लू रीजन आपकी हॉटस्पॉट है जहाँ पे हाईएस्ट कंसर्न है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फूड इनसिक्योरिटी का। लाइट वाले वेरी हाई कंसर्न में है और ये वाले नॉर्मल हॉटस्पॉट है, ठीक है। रिस्क कैसा है, कन्फ्लिक्ट इनसिक्योरिटी है, डिजीज़ आउटब्रेक होने का ज़्यादा है, लोग यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्प्लेस हो जाएंगे, ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक शॉक स्पेशली था इंक्लूडिंग द कोविड-19 के समय पे, फ्लड है, लोकस्ट अटैक हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनरेस्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग से खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डार्क ब्लू वाले देखिए हाईएस्ट कंसर्न वाले, तो ये आपका रीज़न है सूडान हो गया, ठीक है। एंड आपका मतलब सूडान है, यहाँ पे साउथ सूडान है। इसके अलावा ये आपका जो पर्टिकुलर रीज़न है बुर्किना फासो माली है, रीजनल रिस्क यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड इसके अलावा लाइट में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा DRC ऑफ कॉन्गो है, एंड यहाँ पे आपका येमेन है, सोमालिया है, इथोपिया है, एंड डार्क रीजन में साउथ सूडान हमने देख ही लिया। लाइट ब्लू में मालावी है एंड जिम्बाब्वे है, चाड है, यहाँ पे नाइजर है, एंड यहाँ पे आपका सीरियन अरब रिपब्लिकन है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, जिबूती हमने देख ही लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लाइट ब्लू में ये वाले एरियाज़ भी आ गए, हैती हो गया, देन आपका रीजनल रिस्क है, एल सल्वाडोर है, ग्वातेमाला है, होंडुरस है, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है प्रीलिम्स में शायद इतना ज़्यादा ना पूछे, बट मेंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू फूड इनसिक्योरिटी किस कंट्री में कैसा है, क्या वर्ल्ड का चल रहा है, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कोट कर सकते हो। एंड इस तरीके से आप डायग्राम बना के, मैप बना के ऐसे एरियाज़ को आप बता सकते हो कहाँ पे सबसे हाईएस्ट कंसर्न है, वेरी हाई कंसर्न कहाँ पे, नॉर्मल हॉटस्पॉट यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, इन रिसेंट ईयर्स चैड, गुइनिया, माली, सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स की वजह से, जो कि कॉमन है सभी में, ठीक है। तो इन तीनों में ही मतलब इन चारों में ही कुछ ऐसा कॉमन चीज़ हुआ है जिसके कारण न्यूज़ में रहे हैं। पहला, यहाँ पे रिच डिपॉजिट देखने को मिले रेयर अर्थ एलिमेंट के, या फिर यहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री बेस बना है, या फिर साउथवर्ड एक्सपेंशन हुआ है सारा डेजर्ट का, या फिर सक्सेसफुल कूप हुए हैं। तो आंसर इसका डी
कूप्स के लिए ये चारों चीज़ें मतलब न्यूज़ में थी। सो उसकी बात करें तो यहाँ पे फरवरी 2022 में ये आया था न्यूज़ में कि अफ्रीकन यूनियन ने एमिट्स अ वेव ऑफ कूप्स यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड पेंडेमिक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 35th अफ्रीकन यूनियन समिट हुई थी कब, फरवरी 5-6 में, जो कि इथियोपिया की जो कैपिटल है एडिस अबाबा वहाँ पे हुई थी। एंड यहाँ पे उन्हें कंसर्न्स रेज किया था किस तरह से मिलिट्री कूप हो रहे हैं हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कूप देखने को मिल रहे हैं। एंड लैक ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स प्रेजेंट नहीं है इस कॉन्टिनेंट में, तो अगेन वहाँ पे लोगों को कितना नुकसान देखना पड़ रहा होगा, उनकी हेल्थ यहाँ पे कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही होगी कि कूप तो हो ही रहे, साथ साथ लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही। अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ मेंबर स्टेट ने रिसेंटली हैव बीन सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द 55 मेंबर ब्लॉक से गुइना, माली, सूडान एंड मोस्ट रिसेंटली बुर्किना फासो को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। यानी कि आपका जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें आपको 55 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, उसमें से गुआना, माली, सूडान एंड बुर्किना फासो को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड फॉर क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कूप्स की वजह से, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्री जो है कहीं ना कहीं सफ़र हो रही है। एक्सप्लेनेशन देखें, इन द रिसेंट ईयर द स्पेट ऑफ कूप्स देखने को मिले हैं चैड, गुइना, माली, सूडान में, एंड इसने कहीं ना कहीं स्पार्क किया फ्लरी ऑफ मीडिया अटेंशन इन कंसर्न को। अप्रैल 2022 में पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है अफ्रीकन यूनियन की, इसने अडॉप्ट किया है पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोसेस को लेके आएंगे बुर्किना फासो, चैड, गुइना, माली एंड सूडान में, एंड हेंस ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ वेयर कूप्स हैव हैपेंड सिंस 2020 से जो कूप्स चले आ रहे हैं वो कौन कौन से, सूडान में कूप हो रहे चल ही रहा है, चैड में चलता रहता है, नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो है, गुआना है, गैबॉन है, ठीक है। तो सिंस 2020 देयर हैव बीन 9 कूप्स हुए हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड साहेल रीजन में देखने को मिला है। माली ओपनड द फ्लड गेट्स इन 2021 में when the army staged a mutiny and subsequently undertook a coup led by a कर्नल अशिमी गोइटा, ठीक है, उनके द्वारा ये कूप किया गया है। who then followed up with another coup हुआ अगेंस्ट एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, कहाँ पे, 2021 में। तो यानी शुरुआत माली से हुई है कि किस तरीके से वहाँ की किसी कर्नल ने कूप किया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 4 मंथ्स लेटर, 4 महीने बाद सितंबर में गुआना ने यहाँ पे मिलिट्री कूप होता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे के अगेंस्ट। देन सूडान में सिविलियन मिलिट्री ट्रांजिशन गवर्नमेंट वहाँ पे ओवरथ्रो हो गई है अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट, इससे पहले अप्रैल में चैड आर्मी सीज कर ली गई थी पावर आफ्टर द प्रेसिडेंट इदरिस देबी वॉज किल्ड। तो जैसे ही चैड में प्रेसिडेंट जो थे इदरिस देबी मारे गए, तो वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने पूरी पावर को हड़प ली ऑन द बैटल फील्ड। और ये कहाँ मारे गए थे ऑन द बैटल फील्ड, वाइल विजिटिंग द ट्रूप्स फाइटिंग रिबल्स इन द नॉर्थ में जो ट्रूप फाइटिंग चल रही थी, तो उसी दौरान प्रेसिडेंट मारे गए। तो वहाँ की चैड की जो आर्मी है उन्होंने पूरा सीज कर लिया पावर को। बुर्किना फासो ने ज्वाइन किया है दिस पैटर्न ऑफ कोलैप्सिंग गवर्नमेंट विद 2 मिलिट्री कूप्स इन 2022 में यहाँ पे देखने को मिले बुर्किना फासो में। जुलाई 26, 2023 में प्रेसिडेंशियल गार्ड इन यूरेनियन रिच नाइजर ओवरथ्रो करता डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बजवा को बिफोर द गैबॉन कूप अ फ्यू वीक्स लेटर, ठीक है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि 26 जुलाई 2023 में जो प्रेसिडेंट गार्ड थे यूरेनियम रिच रीजन जो है नाइजर का, उसने ओवरथ्रो कर दी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को। सोचो, मोहम्मद बजाउन को जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है उनको यहाँ से हटा दिया। एंड इस तरीके से यहाँ पे भी आपको कूप देखने को मिला। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर 2023 गैम्बिया, गुइना बिसाओ, साओ टोमी, प्रिंसिपी हैव ऑल विटनेस फेल्ड कूप अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। सो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप यहाँ तक चीज़ें जो भी है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके देन, बाय, थैंक्स।